Question number 34. Bourdon tube is used to the measurement of gauge pressure of, मतलब किसका प्रेशर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोर्डन ट्यूब यूज़ की जाती है। बोर्डन ट्यूब जनरली क्या होती है, ये उसका शेप होता है, यहाँ से प्रेशर के साथ भेजा जाता है और जिससे इसका मूवमेंट होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल होता है। तो जो फिक्स्ड एंड है वहाँ से हम प्रेशर के साथ या तो लिक्विड होता है या फिर गैस को भेजाता है, सॉलिड को नहीं भेजा जा सकता। तो यहाँ पे सॉलिड आंसर गलत होगा, लिक्विड या गैस हो सकता है क्योंकि ये मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो जब उसको प्रेशर के साथ हम भेजेंगे तो यहाँ पे प्रेशर के साथ जब ये जाएगा तो ये मूवेबल एंड मूव करेगा और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है बोर्डन ट्यूब। ये किन किन के लिए काम में लिया जा सकता है, गैस या लिक्विड के लिए। सॉलिड्स के लिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि सॉलिड इसके अंदर फ्लो नहीं हो सकता, गैस और लिक्विड फ्लो हो सकती हैं। तो हम इन दोनों के मेजरमेंट के लिए काम में लिया जा सकता है। तो आंसर होगा डी, बोर्डन ट्यूब को गैस और लिक्विड फ्लूइड के प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35. द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज मिनिमाइज्ड बाय, मतलब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि थिक कंडक्टर होना चाहिए और स्मॉल लेंथ होनी चाहिए टर्न्स की। तो उसका रेजिस्टेंस है जो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला पता है इसका, R = del L/A। यदि लेंथ कम हो जाएगी और थिक एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। तो एरिया बढ़ा दो, मतलब थिक कर दो कंडक्टर को और लेंथ उसकी कम कर दो, तो ओवरऑल उसको क्या कर देगा, वो कम कर देगा रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर होगा थिक कंडक्टर एंड स्मॉल लेंथ ऑफ टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 36. द नॉमिनल रेशियो फॉर ए करंट ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। मतलब कि रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग जो करंट है और रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट यदि है तो उनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल रेशियो बोलेंगे करंट ट्रांसफार्मर का। यदि रेटेड प्राइमरी वोल्टेज है और रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल रेशियो फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो रेटेड प्राइमरी करंट और रेटेड सेकेंडरी करंट यदि है तो ये हो जाएगा नॉमिनल रेशियो फॉर CT। वही यदि रेटेड वोल्टेज है प्राइमरी और रेटेड वोल्टेज है सेकेंडरी का, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, PT के लिए नॉमिनल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 37. द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, मतलब अर्थ रेजिस्टेंस को किससे मेज़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फॉलो पोटेंशियल मेथड भी अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट में काम आता है। यूजिंग और अर्थ टेस्टर भी हम मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस के लिए काम में लेते हैं। पर जो ओम मीटर होता है वो किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये एज ए मेगर ही काम कर रहा होता है, पर उसमें बैटरी काम में ली जाती है, जबकि मेगर में जनरेटर काम में लिया जाता है एज ए पावर सोर्स। तो ये किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए काम में लिया जाता है, ना कि अर्थ रेजिस्टेंस को। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, C। ये दोनों जो हैं वो दोनों अर्थ रेजिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है। इसमें स्पाइक्स हमने देखा हुआ है, तीन स्पाइक्स यूज़ करते हैं। एक अर्थ होता है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है। उनको यूज़ करके हम फॉलो पोटेंशियल मेथड और अर्थ टेस्टर में भी मतलब सिमिलर सा ही ऑपरेशन होता है इसमें भी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, फॉलो पोटेंशियल मेथड और अर्थ टेस्टर दोनों ही अर्थ रेजिस्टेंस के लिए काम आते हैं। और ओमीटर किस में काम आता है, सर्किट के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर जनरली अर्थ थ्रू एन इलेक्ट्रोड टू अवॉइड शॉक व्हेन समवन टच द बॉडी ऑफ इक्विपमेंट। द अर्थ रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय, मतलब जो अर्थ रेजिस्टेंस है, जनरली जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो किससे इफेक्ट होता है, मतलब किसका इफेक्ट उस रेजिस्टेंस पे आता है।
तो जो इलेक्ट्रोड है उनको किस लेंथ तक ज़मीन में गाड़ा गया है उस पर भी वो डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि मॉइस्चर चेंज होता जाता है, कम हो सकता है ऊपर, जैसे जैसे नीचे जाओगे मॉइस्चर बढ़ता जाएगा, और मॉइस्चर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, क्योंकि मॉइस्चर मतलब वातावरणीय कंडीशन है, ठीक है, तो उससे इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना होगा अर्थ का। शेप एंड मटेरियल ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, शेप एंड हमें पता है R = del L by A लिखते हैं, तो L और A क्या है, शेप को ही डिफाइन करते हैं, तो जो शेप होगी इलेक्ट्रोड्स की वो भी डिफाइन करेगा रेजिस्टेंस को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड, सॉइल की रेजिस्टिविटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। डेल को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, शील्डिंग ऑफ द कैपेसिटर इज डन, मतलब कैपेसिटर को शील्ड क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। मेक द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर डेफिनेट, मतलब फिक्स वैल्यू बनाने के लिए, या बैलेंस द ब्रिज विदाउट एनी प्रॉब्लम। कैपेसिटर में क्या है, मतलब यदि कहीं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है तो वहाँ कैपेसिटेंस भी आ जाता है, तो उसकी वैल्यू फिक्स करने के लिए हमें शील्ड करना पड़ेगा। यस, हमें उनसे शील्ड करना पड़ेगा यदि उसकी फिक्स वैल्यू करनी है, और स्ट्रेट कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। टू बैलेंस द ब्रिज विदाउट एनी प्रॉब्लम, यदि ब्रिज को बैलेंस करना है, ठीक है, तो उनको कैपेसिटर को शील्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे भी क्या होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में यदि वोल्टेज डिफरेंस आ गया तो वहाँ कैपेसिटेंस भी आएगा, तो वो स्ट्रे कैपेसिटेंस जो है ब्रिज की कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकता है, इसलिए वहाँ पे उसको शील्ड करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं कि वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स करने के लिए और ब्रिज को बैलेंस करने के लिए